हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। वैसे तो ये कल से स्टार्ट हो चुका है हमारा ये, और कल हमने लिया था 42nd और 44th अमेंडमेंट। सिर्फ कल 2 अमेंडमेंट हमने लिया था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था, इसीलिए सिर्फ हमने कल 2 लिया था। और उसको ज़रूर देखना, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और आज भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ही करने वाले हैं जो और भी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर क्या तुम्हें सब करना है, ठीक है। वो दोनों जरूरी कर लेना, 42nd और 44th। और इसमें भी 80% तो इम्पोर्टेंट है, 20% ऐसा है कि पढ़ लेना। PYQs में आ रखा है, अगर रिपीट हो गया तो हेल्पफुल रहेगा, है ना। चलो, थोड़ा ट्रिक वगैरह से भी कराएंगे, डोंट वरी। थोड़ा निमोनिक्स वगैरह लगा के, ट्रिक से लगा के कराएंगे जहाँ जहाँ हो सके। और चलो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फर्स्ट। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद इस वीडियो से, ठीक है, मैंने मैक्सिमम हर चीज़ ले लिया है, जितना मतलब क्वेश्चंस में आ रखा है आज तक, जितना PYQs में आ रखा है और जितना इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर अब कुछ आएगा, और अगर आया तो फिर सोचो, भगवान भरोसे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्या हुआ था? ये हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में हुआ था, ठीक है। और देखो, मेरा जो नोट्स है वो थोड़ा कह सकते हो बुकिश लैंग्वेज में नहीं है, एक जो नॉर्मल नोट्स लिखते हैं ना, पर्सनल टाइप, वैसा नोट्स है। तो आप इसको अपने तरीके से भी थोड़ा डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे 1951 मैंने यहाँ लिख दिया, अगर तुम्हें यहाँ लिखना है 1951 तो वहाँ लिख सकते हो, ओके। और लिखने का तरीका थोड़ा क्रिस्प वे में है, थोड़ा छोटा, कि कम से कम वर्ड्स से बन जाए। अगर तुम्हें लेंदी करना है तो उस चीज़ को तुम लेंदी भी लिख सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में होता। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डेट भी याद रखना और ये ईयर भी याद रखना, एवरीथिंग। डेट तो इसमें है नहीं। और इसमें क्या हुआ था, ऐड किया गया था 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, जिसमें रिलेटेड है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, मतलब भूमि सुधार से रिलेटेड है इसमें, ठीक है। इसमें 2 चीज़ की गई थी, एक तो 9th शेड्यूल ऐड किया गया था जो कि रिलेटेड है लैंड रिफॉर्म से। दूसरा क्या किया गया था, एबोलिश किया गया था जमींदारी सिस्टम जो भी चला आ रहा था उसको एबोलिश किया गया था, ख़त्म कर दिया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। इसको थोड़ा ट्रिक से कैसे कर सकते हैं कि 9th शेड्यूल में क्या हो रहा था, लैंड रिफॉर्म, मतलब भूमि सुधार। तो सबसे पहले लोगों ने सोचा कि चलो कुछ भी काम करने से पहले सबसे पहला अमेंडमेंट लाते हैं, भूमि को पहले सुधार करते हैं, लोगों को भूमि देते हैं रहने वहने के लिए, सुधार उधार ऐसा कुछ सोचो, ठीक है। तो सबसे पहले भूमि का सुधार, ऐसा भूमि दिया तो ऐसे 51 रुपया सगुन के रूप में दिया उसको, कि मतलब पूजा वगैरह कराया अपने भूमि पे। नया नया भूमि पूजा कराते हैं ना, फिर तो कुछ उस पर अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो 51 रुपया का ऐसा सगुन कर लेना, तो 51 उससे याद हो जाएगा, ठीक है। और जमींदारी भी लैंड से ही कर लेना। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये आया 1956 से, 1956 में आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लैंग्वेज। और देखो एक बात और, यहाँ पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हम पढ़ रहे हैं तो उसमें से मैक्सिमम है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने जुडिशरी जब पढ़ा था और फंडामेंटल राइट जब पढ़ा था, उसमें से मैक्सिमम हमने पहले से पढ़ चुका, लेकिन यहाँ फिर से उसको एक जगह सब एक जगह हो जाए, इसलिए मैंने वापस से उन सब चीज़ों को फिर से लिया है ताकि एक जगह कंपाइल हो जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लैंग्वेज, ये चीज़ तुमने पढ़ रखा है ना, क्या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था लैंग्वेज के आधार पर, कब हुआ था, 1956 में हुआ था, ऐसे ऐसे हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो बस इसको फिर से एक जगह करने के लिए फिर से हमने ले लिया है, तो इसको याद रखना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था लैंग्वेज के बेसिस पे, कब, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1956 में। एक तो ये हुआ था। दूसरा क्या हुआ था, रिपील्ड किया गया था आर्टिकल 238 को, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल 238 को रिपील कर दिया गया था, और 238 आर्टिकल पार्ट 7 में है, ठीक है, इसको हटा दिया गया था। और इसमें एक चीज़ और हुई है कि सेम पर्सन को एज ए गवर्नर फॉर 2 स्टेट्स। इसमें इस अमेंडमेंट के थ्रू ये कहा गया था कि एक पर्सन, एक जो गवर्नर है वो एक से या फिर एक से ज़्यादा स्टेट का हो सकता है एक साथ, मतलब एक स्टेट का तो गवर्नर रहेगा वो, अगर ज़रूरत पड़े तो वो 2 स्टेट्स का या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट्स का भी एक गवर्नर हो सकता है, ठीक है। सेम पर्सन एज ए गवर्नर फॉर
2 या फिर मोर स्टेट्स। समझ में आ गया? इसको कैसे याद कर सकते हैं कि लैंग्वेज के आधार पर एक जो भी स्टेट था उसको एक साथ उसको एक बना दिया, लैंग्वेज के आधार पर जो भी जगह था उसको मिला के एक साथ एक स्टेट बना दिया। तो 7 से 7 कर लेना। दूसरा कि एक साथ 2-3 स्टेट मिला के एक साथ 2-3 स्टेट मिला के एक गवर्नर बनाया। तो एक साथ 2-3 स्टेट मिला के एक गवर्नर, एक साथ, तो 7 से 7। ठीक है, हो गया। ईयर याद करना है, सबका नहीं, लेकिन ये तो ज़रूर याद करना। 7th है कि 1st है, क्योंकि इसलिए हम इसको ट्रिक से रिलेट कर रहे हैं, ना कि ईयर को। ओके। 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये हुआ था 1961 में, और इसमें क्या गया था, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें कहा गया था कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होगा। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, ये सब हमने पहले ऑलरेडी बता रखा है। तो ये इसमें कुछ बताने का तो है नहीं, समझाने का तो है नहीं। 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कहा गया था। 1961 में अमेंडमेंट आया था। और इसको कैसे याद कर सकते हो, जैसे इसका कुछ ट्रिक तुमको नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे कॉलेज में डबल एल है तो डबल एल से यहाँ पे 11 बना सकते हो, ये कर सकते हो, है ना। इलेक्टोरल कॉलेज कुछ तो पास में जाओगे उसका। इतना मतलब क्वेश्चंस अगर आए, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो, कुछ तो पास में आ सकते हो। कॉलेज से 11 तो आ गए पास में, ठीक है ना, से बेटर है कि कुछ तो हो गया। 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया था कि हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका एज 60 से घटा के 60 बढ़ा के 62 कर दिया गया था। मतलब हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका जो रिटायरमेंट एज है वो 60 था, कि 60 एज में वो रिटायर हो जाएंगे, उसको बढ़ा के 62 कर दिया गया। ये हमने पढ़ रखा है, हाई कोर्ट जब पढ़ा था कि उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है, 62 ईयर्स। तो ये बढ़ा दिया गया था 2 साल, ठीक है, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। और ये हुआ था 1963 में। सबका हमने ईयर नहीं लिखा है, लेकिन अगर किसी को लिखना हो तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। 1963 में ये चीज़ हुई थी। 24th वाला में इसमें क्या किया गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है। इवन द फंडामेंटल राइट को भी अब वो अमेंड कर सकता है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कहा गया था। और ये आया था 1971 में। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में आया था। और इसको कैसे याद कर सकते हैं, 24 से लो 24 कि पार्लियामेंट के पास चॉइस है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। तो चॉइस है, तो चॉइस से 24, ठीक है। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्या गया था, कर्टेल्ड किया गया था फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी 1971 में। 25th वाला कब आया था, 1971 में आया था, ये हो गई बात। और इसमें क्या किया गया था कि फंडामेंटल राइट, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट था ना पहले, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, पहले फंडामेंटल राइट था, इसको हटा के लीगल राइट बना दिया गया था। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि 44th अमेंडमेंट एक्ट में पढ़ा था ना। तो अब कहोगे कि यहाँ पे 25th क्या है, देखो ये है 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल राइट को हटा के 300A में डाला गया था। लेकिन फंडामेंटल राइट को हटाया गया था, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया गया था 25th अमेंडमेंट एक्ट से, और उसको हटाकर लीगल राइट में डाला गया था आर्टिकल 300A में। ये डाला गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट से। समझ में आ रहा है, हटाया गया था 25th से, डाला गया था लीगल राइट में 300A में 25th अमेंडमेंट एक्ट से। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसको ऐसे कर सकते हो 25 से 25, हाँ। तो ऐसे प्रॉपर्टी पे फंडामेंटल राइट था, तो लोग ऐसे प्रॉपर्टी को लेकर सब ऐसे लड़ते थे कि मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा फंडामेंटल राइट है। तो ऐसे एक आया, एक ऊपर से एकदम जिन बोला, छोटी बच्ची हो क्या लड़ते रहते हो तुम लोग प्रॉपर्टी के ऊपर, है तुम लोग का फंडामेंटल राइट जो हम हटा देते हैं, अब प्रॉपर्टी तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा, तुम लोग ऐसे बच्चे की तरह लड़ते रहते हो, ठीक है। तो बच्ची हो क्या तुम लोग प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ते रहते हो। तो 25 से 25, समझ में आ गया। चलो 26th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें है कि नो प्रिवी परस्यू ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, पहले 26th अमेंडमेंट आया कब,
हुआ कब था? ये हुई थी 1971 में, ये भी 1971 में हुआ था, ठीक है। ये भी 1971, ये भी 1971 और 24th वाला भी 1971, तीनों 1971 में है। तो इसमें क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस वक्त बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, अप्रॉक्स 570 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स थे तो सबके पास अपना अपना था कि हाँ सब मिलके यूनाइट होंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करवाए थे? सबसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाए थे, ताकि एक यूनाइट हो जाए हमारा कंट्री, सब एक हो जाए, है ना। तो उनको साइन करने के लिए एक कहा गया था अग्रीमेंट, अगर इस अग्रीमेंट के थ्रू क्या किया गया था कि ठीक है आप साइन कीजिए और हम आपको क्या करेंगे, फाइनेंशियली बेनिफिट देंगे, प्रिंसली स्टेट्स को हम आपको फाइनेंशियली बेनिफिट देंगे, पैसे भेजेंगे हम आपको, ताकि आप अपने एरिया को गवर्न कर सको, उसको चला सको, ठीक है। तो ये दिया जाता था प्रिंसली स्टेट्स को फाइनेंशियली बेनिफिट। ये पैसा देना बंद कर दिया गया 26th अमेंडमेंट एक्ट से, कि अब पैसे नहीं मिलेंगे, अब फाइनेंशियल बेनिफिट अलग से जो मिलता है तुम लोग को वो अब तुम्हें नहीं मिलेगा, ओके। तो ये हो गया था। तो नो प्राइवेट परस्यूज ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, मतलब समझो कि इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट जो भी मिल रहा था उसको अब नहीं दिया जाएगा 26th अमेंडमेंट के थ्रू। इसको ऐसे कैसे याद कर सकते हो? छवि, तो छवि से छवि कुछ बना लो कि पैसे नहीं देंगे तो उसके ऊपर छवि आ जाएगी कि अब कैसे कैसे चलेगा, मतलब छवि से कुछ एसोसिएट कर लो छवि से, कि पैसे नहीं मिलते हैं किसको, ऐसा क्या कहते हैं उसको हिंदी में, छत्ती भी कह सकते, नहीं 36 से 36 हो जाएगा, छवि से छवि ले लो, या फिर 6 से 6 कुछ कर सकते हो। एक कर सकते हो कि आज तुम्हारी छवि अच्छी नहीं है तो अब तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तुम में से पैसों का मिसयूज़ करते हो, तुम्हारी छवि अच्छी नहीं है तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। 31st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसमें क्या किया गया था? 31st अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1973 में, 1973 में आया था 31st अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या किया गया था कि लोकसभा का जो सीट है 525 से बढ़ा के 545 कर दिया गया था। सिंपल, इसमें कुछ है समझने का है नहीं। लोकसभा का सीट 525 से बढ़ा के 545 कर दिया गया था। इसमें कैसे याद कर सकते हो? 31 देखो, ऐसे जो रहते हैं ये सब जो हमें टीज करते हैं, मतलब जो भी मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा जो मेंबर्स होते हैं, मानो कि अगर 525 ही पहले लोग थे तो इतने लोग हमें परेशान करते, टीज करते थे, परेशान करना, अब उनको और बढ़ा दिया गया तो अब और नेता बन गए, तो और हमें टीज करेंगे और हमें परेशान करेंगे, तो ऐसे टीज करेंगे, हमें टीज करेंगे, ज़्यादा टीज करेंगे, तो 30 से 31, समझ गए? देखो पहले 525 ही नेता थे वहाँ पे, लोकसभा में लोग थे, मेंबर्स थे, तो वो हमें टीज करते थे, मतलब करेंगे, पता है पॉलिटिक्स से रिलेट कर लो सब कुछ। अब मेंबर्स को बढ़ा दिया, मतलब इतना से मन नहीं बनता जो अब मेंबर्स को बढ़ा दिया ताकि और लोग हमें आके टीज करें, जनता को टीज करें, तो ठीक है 30 से 31 सिर्फ याद करवाने के लिए कह रहे हैं। 38th अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया था? 38th वाला कब आया था? 1975 में, 1975 में। और इसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस एडेड फॉर इमरजेंसी में जो था इंटरनल डिस्टर्बेंस को ऐड किया गया था, ठीक है, इसमें कुछ समझना नहीं है। और दूसरा क्या किया गया था कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को ऑर्डिनेंस पावर दिया गया था, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को ऑर्डिनेंस पावर दिया गया था। ऑर्डिनेंस पावर क्या होता है हमने बता रखा है, उसको एक शॉर्ट में बताते हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं कि अपने मर्जी से एक ऑर्डर पास कर सकते हैं और एक लॉ पास कर सकते हैं, लेकिन वो लॉ 6 महीने तक वैलिड ही रहेगा। 6 महीने के अंदर उस लॉ को, उस ऑर्डर को पार्लियामेंट के थ्रू उसको परमिशन मिलना चाहिए। जैसे जैसे जो प्रोसीजर होता है एक लॉ बनाने के लिए, वो सारा प्रोसीजर उसको पास करना होना चाहिए 6 मंथ के अंदर, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट करेगी, प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा, तब जाके वो लॉ फिर बनेगा। नहीं तो अगर वो नहीं होता तो 6 महीने तक वो चलेगा, फिर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर ने कोई ऑर्डर पास किया, ठीक है, वो 6 मंथ तक वैलिड रहेगा, कुछ नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसे 6 मंथ के बाद, मतलब उस टाइम ड्यूरेशन के अंडर में अगर उसे
जैसे कोई लॉ बनता है उस प्रोसीजर से उसे नहीं गुजरा वो, मतलब पार्लियामेंट के थ्रू वो नहीं गुजरा और प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं किया, तो वो 6 मंथ के बाद अपने आप वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो सब कुछ कर लिया तो वो फिर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये मतलब ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं लोग। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, फिर कोई जल्दीबाजी में कुछ लाना है किसी चीज़ को, तो ऑर्डिनेंस पास ऐसे कर देते हैं। प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के पास से पावर है। तो ये 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये किया गया था। इसको कैसे याद कर सकते हो? 38 में अड़ा हुआ, देखो जिसके पास पावर होता है कि 1 सेकंड में कुछ भी कर सकता है। मतलब प्रेसिडेंट ऐसे किया ना, एक उसके मन में आया कोई कुछ पास करना, पास कर दिया। जिसके पास इतना पावर होता है, क्या अड़ा हुआ रहता है एकदम, मेरे पास तो बहुत पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो एकदम अड़ा हुआ रहता है। तो अड़ा हुआ से 38 करो, अड़ा हुआ से 38। 39th अमेंडमेंट एक्ट में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और स्पीकर का इलेक्शन जो होगा बियॉन्ड जुडिशरी होगा। मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और स्पीकर का इलेक्शन जो होगा उसमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगी, बियॉन्ड जुडिशरी होगा, इंटरफेयर नहीं करेगी। नहीं से नहीं करेगी तो ना, 9 वाला 9, 9 से 9। 40th अमेंडमेंट एक्ट, हाँ ये कब हुई थी? ये हुई थी 1975 में, ये भी 1975 में हुआ था। ठीक है, 40th अमेंडमेंट एक्ट में ये अमेंड किया गया था, आर्टिकल 297 को अमेंड किया गया था। 14th अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 297 को अमेंड किया गया था, जो कि हुआ था 1976 में। आर्टिकल अभी थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बताते हैं, लेकिन जब हम आर्टिकल्स करेंगे तो वहाँ पे इसको हम बताएंगे अच्छे से। 297 में क्या है कि जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि जो भी हमारा वाटर बाउंड्री है, ये सब वाटर बाउंड्री हमारा जो है, और मैरीटाइम जो जोन है उसको डिसाइड करेगी, उस बाउंड्री को डिसाइड करेगी। ठीक है, पार्लियामेंट, बस समझ लो कि वाटर बाउंड्री, ये भी जो भी उसको उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है 297। अभी बस इतना ही समझो, जब हम आर्टिकल्स आएगा तो वहाँ पे अच्छे से बताएंगे। 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इंटेलिजेंस पर्सन का फंडामेंटल राइट है उसको कर्टेल करना है। इंटेलिजेंस पर्सन, देखो फंडामेंटल राइट जहाँ पे कर रहे थे वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ा था ना कि जो आर्म फोर्सेस होते हैं उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स को मतलब हटा लिया जाता है, कि उनके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स नहीं है ना। तो वही चीज़ लिखी हुई है 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो उसमें और लोगों को जोड़ा गया है, जैसे जो इंटेलिजेंस में काम करते हैं वैसे लोग, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो उन लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट कर्टेल कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल समझो कि अगर आर्म्ड फोर्सेस का फंडामेंटल राइट टू लाइफ है, हमारा भी है, उनके पास भी होगा है। अगर उनके पास राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट रहेगा तो, और वो अगर बॉर्डर पे ऐसा वॉर चल रहा है, वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, और उनके पास अचानक उनको होगा कि मेरा तो राइट टू लाइफ है और मैं चलो अब वॉर पे नहीं, अब मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं तो मेरे पास राइट टू लाइफ है, अब मैं इसको इंजॉय मुझे करना है, तो वहाँ तो पूरा डिसिप्लिन खराब हो जाएगा, है ना, कि नहीं, पूरा डिसिप्लिन खराब हो जाएगा। इसलिए उनके पास कुछ फंडामेंटल राइट उनके कर्टेल कर लिए जाते हैं कि आपका ये धर्म है, आपको ये आप नहीं पीछे हट सकते, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा राइट टू लाइफ है और मैं वॉर पे नहीं जाऊँगा, ये डिसिप्लिन है आपकी, आपको ये करना है, समझ रहे हो? तो वैसा ही है। ओके, तो 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कुछ फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर लिया जाता है, इंटेलिजेंस में जो काम करते हैं वैसे लोगों को, आर्म्ड फोर्सेस ये सब को। ठीक है, इंटेलिजेंस जैसे सीबीआई ये सब में जो काम कर रहे हैं वो लोग को। ये आया था 1984 में। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एंटी डिफेक्शन लाया गया था, और जो कि ऐड किया गया था 10th शेड्यूल में। मतलब 10th शेड्यूल आया था जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है, और ये हुआ था 1985 में। एंटी डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल। मतलब अभी कोई आया, कोई कांग्रेस में आया तो उसको मन किया अरे नहीं मैं तो चलो अब मैं जाता हूँ बीजेपी में चल गया, फिर उसको मन किया कि चलो दूसरा पार्टी में चले, तो फिर दूसरे पार्टी में चला गया, फिर उसको मन किया कि चलो फिर से कांग्रेस में चले जाते हैं, फिर से कांग्रेस में आ गया। एक ही दिन में या फिर 2-3 ही दिन में वो 2-3 पार्टी चेंज कर लिया। तो ये होता है दल बदल, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में। तो इस चीज़ ये ना हो, इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया कि ये दल बदल ना हो। ऐसा कभी भी किसी को भी मुंह उठा के कभी इधर आ गया, कभी उधर उस पार्टी में चला गया, कभी उस पार्टी में, ऐसा ना हो। तो इसके लिए आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी में सब नहीं, तो दल बदल नहीं होगी।
और ये ऐड किया गया था 10th शेड्यूल में 1985 में। इसको कैसे याद कर सकते हो? 52 52 52 52 वन 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 52 से कैसे ले सकते हो? 1 से ले सकते हो। 52 में 1 मतलब जंगल, तो जंगल में कभी इधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं, तो इसमें भी तो वही डिफेक्शन, मतलब इधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं, उस पार्टी में भटक रहे हैं, है ना। 50th वाला में कैसे ले सकते थे? 50 ऐसे कर्टेल कर रहा है ना फंडामेंटल राइट को, तो इसको ऐसे कर लो। फंडामेंटल राइट इतना बड़ा फंडामेंटल राइट है, इसको एक पर्सनिफिकेशन कर लो कि इतना बड़ा एक फंडामेंटल राइट है और इंटेलिजेंस वालों को काट के दिया जा रहा है कि तुम्हें आधा टुकड़ा ही मिलेगा, मतलब 50% दिया जा रहा है, ऐसे कर लो, ठीक है। अरे मेरा सुन के ही तुम्हारे दिमाग में ऐसा फिट हो गया होगा कि अरे कुछ बातें सुन के ही समझ आ जाता है, याद हो जाती है, ठीक है। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52nd वाला, हाँ ईयर तो लिखा हुआ है। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 60th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उड़ गया, एक और अमेंडमेंट है 60th कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनट उसको यहाँ लेते हैं। 60th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1988 में आया था, इसमें क्या किया गया था? इंक्रीज किया गया था सेलिंग ऑफ प्रोफेशन टैक्स फ्रॉम 250 पर एनम से लेके 2500 पर एनम, मतलब इंक्रीज किया गया था। 1988 में आया था, इसमें इंक्रीज किया गया था द सेलिंग ऑफ प्रोफेशन टैक्स देखो, प्रोफेशन टैक्स लिया जाता था स्टेट को द्वारा, स्टेट इसको लेती है और म्यूनिसपैलिटी के थ्रू ले सकती है, या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के थ्रू ले सकती है, या फिर प्लानिंग बोर्ड के थ्रू ले सकती है, ताकि मतलब ये टैक्सेस लेती है स्टेट। तो इसका जो अमाउंट है उसको इंक्रीज किया गया था। पहले लिया जाता था 250 पर एनम, सालाना 250 रुपये लिया जाता था, लेकिन अब 1988 में मतलब वो पैसा कम होने लगा, मतलब इतना कम अमाउंट है, इसको बढ़ाना चाहिए। 1988 में 60th अमेंडमेंट के थ्रू ये जो अमाउंट है इसको बढ़ा दिया गया कि अब लिया जाएगा 2500 पर एनम। प्रोफेशन टैक्स अब लिया जाएगा कितना? 2500 लिया जाएगा प्रोफेशन टैक्स सालाना। इसमें बस बढ़ाती हुआ 250 से लेकर 2500 कर दिया गया। और इसमें बस इसको इतना याद रखना है कि 60th अमेंडमेंट के थ्रू प्रोफेशन टैक्स में इंक्रीजमेंट हुआ। पैसा जरूरी नहीं याद करो, लेकिन इंक्रीजमेंट याद करना कि प्रोफेशन टैक्स में बढ़ोतरी हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। इतना से कीवर्ड पकड़ में आ जाएगा याद, और सब फिर आंसर आ जाएगा वहाँ पे। अगर प्रोफेशन टैक्स पूछे कि ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 276 में प्रोफेशन टैक्स। जैसे इतना डीपली तो जाएगा नहीं, लेकिन ठीक है। 60 हो गया। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यही प्रॉब्लम हो गई ना। 69 तो हाँ चलो ठीक है। 69th को यहाँ पे देखो सेम ही बात लिखी हुई, इंक्रीज द सीलिंग ऑफ प्रोफेशन टैक्स 250 से लेके 2500 पर एनम कर दिया गया था। अभी तो हमने जो बताया, ये अमेंडमेंट हमने गलत लिख दिया, इसको कर देना 60th अमेंडमेंट एक्ट कर देना और 1988, ठीक है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्या किया गया? 21 जो वोटिंग एज था 21 साल था पहले, उसको घटा के 18 साल कर दिया गया, ठीक है। अभी 18 साल है ना वोटिंग एज हमारा, पहले 21 साल था, उसको घटा के 18 साल कर दिया गया और ये किया गया 1988 में। 60 वाला भी 1988, 61st वाला भी 1988। इसको कैसे याद करेगा? 61 ऐसा कुछ नहीं ट्रिक, इसको डायरेक्ट कर लेना। 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया कि पुडुचेरी और दिल्ली को प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल किया गया। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में 2 यूनियन टेरिटरीज है ना, पुडुचेरी और दिल्ली, ये दोनों को शामिल किया गया था प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, और ये किया गया था 1992 में ये अमेंडमेंट हुआ था। देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ट्रिक है, सिर्फ ट्रिक है, ऐसा कुछ रियल नहीं है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो भी सिस्टम था, इतना मतलब बदतर था कि मतलब कि 2 यूटी को ऐड करना पड़ गया। मतलब उतना से काम नहीं चल रहा था, जितने स्टेट थे, जितने लेजिस्लेटिव असेंबलीज और
इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट, उससे काम नहीं चल रहा था, उसे यूटीज को भी ऐड करना था। इतना बदतर हालत हो गया था उनका। ठीक है, तो 72 से कर लेना 70, इतना बदतर हालत हो गया था कि उतना से उन्हें काम नहीं चल रहा था इलेक्शन में, उन्हें यूटीज को ऐड करना पड़ गया। तो 72 से 70 कर लेना, 72 से 70, तो 72 हालत थी, तो 72 से 70। 84th अमेंडमेंट एक्ट, नो इंक्रीज इन लोकसभा सीट्स बिफोर 2026। इसमें क्या किया गया, कहा गया था कि लोकसभा सीट में जो सीट है उसका इंक्रीजमेंट नहीं होगा 2026 तक, मतलब जितना सीट है उतना ही सीट रहेगा 2026 तक, कोई इंक्रीजमेंट नहीं की जाएगी लोकसभा सीट में। 84th अमेंडमेंट में ये कहा गया था और ये आया था 2001 में। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि इसको ऐसे याद कर सकते हो कि कोई आ रहा है ऐसे एकदम चौड़ा सीना करके और कह रहा है कि 2026 तक कोई सीट बढ़ा दिया तो बताना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, 2026 तक कोई सीट नहीं बढ़ाएगा। एकदम चौड़ा सीना करके आ रहा है कि अगर कोई सीट बढ़ाया 2026 के पहले तो उसको मेरे से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, 84 से कर लो, चौड़ा सीना, एकदम चौड़ा सीना करके आया, बोला कि कोई 2026 तक सीट नहीं बढ़ाएगा, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, 86th अमेंडमेंट एक्ट में, हाँ ये तो काफ़ी बार हमने पढ़ रखा है, याद होगा कि RT, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था, राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था फंडामेंटल राइट में 21A, आर्टिकल 21A में उसको लाया गया था। फिर ये तो फंडामेंटल राइट हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, जो कि 51A का सब क्लॉज K है। जैसे किड्स याद करवाया था ना। और DPSP में क्या किया गया था, आर्टिकल 45 में अमेंड किया गया था। और ये सब हुआ था 2002 में। तो इसको तीनों को याद करना। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट में क्या किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या किया गया था, और DPSP में क्या किया गया था। ठीक है, 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड इन यूनियन लिस्ट। हाँ, इसमें क्या किया था कि एडेड इन यूनियन लिस्ट में ऐड किया गया था टैक्स ऑन सर्विस को ऐड किया गया था यूनियन लिस्ट में, और ये 2003 में हुआ था 88th। तो इसको कैसे याद कर सकते हो, एडेड 88, ये कर सकते हो एडेड 88, और टैक्स ऑन सर्विस, टैक्स, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, सर्विस, ठाट। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 15% ऑफ लोकसभा मैक्सिमम एज मिनिस्टर, मतलब कि लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं, जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितने मेंबर्स हैं लोकसभा में, उसमें से 15% ही मैक्सिमम है जिसको मिनिस्टर बनाया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, 15% वाले मतलब जितने मेंबर्स हैं लोकसभा में, उसमें से सिर्फ 15% को ही एज ए मिनिस्टर बनाया जाएगा। ओके, उससे ज़्यादा नहीं। तो मतलब किसी के पास ही पावर नहीं है, नो वन हैज़ पावर कि वो 15% से बढ़ा दे। किसी के पास पावर नहीं है, नो वन हैज़ पावर कि वो 15% को बढ़ा दे, मतलब मेंबर्स जो 15% होने वाले हैं, 15% ऑफ लोकसभा जो होंगे मेंबर्स, उसको बढ़ा के 16 कर दे, 17 कर दे। किसी के पास ही पावर नहीं है, नो वन। तो नो वन से नो, एन से नो, और वन से वन। नो वन हैज़ राइट, नो वन हैज़ पावर टू डू सो। ऐसा करने का किसी के पास पावर नहीं है कि ये परसेंटेज को बढ़ा चढ़ा दें। 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया था अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर इन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। ये पहले हम पढ़ रखा है ना कि अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर के हित में मिनिस्टर्स को अपॉइंट किए जाएंगे छत्तीसगढ़ और झारखंड में। मतलब ट्राइबल मिनिस्टर को अपॉइंट किए जाएंगे छत्तीसगढ़ और झारखंड में, ये दोनों स्टेट्स में किए जाएंगे। 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये कहा गया था, और ये आया था 2006 में, और ये 91st वाला आया था 2003 में।
99th वाले में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एनजैक, कुल एनजैक आया था। एनजैक एक कॉलेजियन सिस्टम, याद है हमने पढ़ा था कॉलेजियन सिस्टम, एनजैक। तो एनजैक आपको आ गया था, कॉलेजियन सिस्टम को हटा दिया गया था, फिर एनजैक लाया गया। और ये क्या, एनजैक मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, मतलब अब एनजैक है वो बताएगी कि किसको अपॉइंट करना है, किसको कहाँ पे भेजना है, ट्रांसफ़र किसको करना है, किसको अपॉइंट करना है। एनजैक मतलब हर चीज़ बताएगी। लेकिन ये आया था 99th अमेंडमेंट के थ्रू, लेकिन बाद में इसको रिपीट करके वापस से कॉलेजियम ले आया गया। अब ये होता क्या है कॉलेजियम, एनजैक होता क्या है, अभी तो मैंने बता दिया वैसे, लेकिन डिटेल में जानने के लिए हमने यूनियन जुडिशरी में करवाया होगा, तो वहाँ पे देख लेना। एवरीथिंग हमने सब कुछ बताया था, 3 जज केस है ना, तो वहाँ पे देख लेना आप लोग। आई थिंक ये काफ़ी लंबा होता जा रहा है वीडियो, तो एक काम करते हैं 100 से लेके 101 से लेके पूरा, फिर वैसे पहले बहुत ज़्यादा है, देखो 101 है, इतना सारा ये है, ये इतना सारा है, तो कल यहाँ से 101 से कल करा देंगे, ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, एक ही बार में बहुत सारा ना हो जाए। और 101 से लेके कल सारा करा देंगे, ठीक है। आधे घंटे का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, 45 मिनट, आई थिंक 45 मिनट्स का वीडियो बन चुका है, तो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा और फिर इरिटेटिंग भी हो जाएगा कि इतना सारा ऐसा है। तो वैसे मैंने इसमें मैक्सिमम इसको थोड़ा निमोनिक से याद करवाने की कोशिश की है, और ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछना, और कल पक्का पूरा करा देंगे, क्योंकि ऑब्वियस से बात है, कल अब थोड़ा सा बचा, आधा तो हमने आज करवा दिया, आधा हम कल करवा देंगे पूरा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।